हेलो मेरे 22 फरवरी वाले यूपी योद्धाओं। तो आ जाओ सभी लोग, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12 हिंदी का एक वायरल पेपर। तो जितने भी हमारे स्टूडेंट 22 फरवरी को क्लास 12 हिंदी का पेपर देने जा रहे हैं वो इस वीडियो को एक बार जरूर देख लेंगे, क्योंकि अगर इस क्लास को देख कर जाओगे तो हिंदी में 100 में 99 लाओगे और नहीं तो बाद में बहुत ज्यादा पछताओगे। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं 12th हिंदी का एक वायरल पेपर। पूरे पेपर का मैं सॉल्यूशन भी कराऊंगा और इस पेपर में से बहुत सारे क्वेश्चन 22 फरवरी को आएंगे। तो अगर आप 22 फरवरी से पहले 21 फरवरी को आधी रात को भी इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपका काम हो जाएगा। और इस पूरे पेपर को देखिए मैं सॉल्यूशन के साथ बताऊंगा, कैसे आपको जीवन परिचय, कैसे आपको कहानी, कैसे आपको सब कुछ लिखना है, सब कुछ मैं इस क्लास में बताने वाला हूं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी 2024 का एक पेपर लेकर आए हैं। देखिए यहाँ पे पेपर कोड भी दिया गया है, रोल नंबर, नाम, ये सब आपको अपने पेपर में डालना होगा जब आप एग्जाम देने जाएंगे। तो इस पूरे पेपर को मैं सॉल्व कराऊंगा आज के इस क्लास में। पूरे 100 नंबर के हिंदी का पेपर, फुल सॉल्यूशन। छोटा सा वीडियो है, अगर आप देख लेते हैं बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। और इस पेपर से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, 50 से 60 नंबर के क्वेश्चन मिनिमम। देखो समय आपके पास 3 घंटे 15 मिनट टोटल रहते हैं। निर्देश आपको पहले के प्रारंभिक के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। और अगर आप लोग चाहते हैं ऐसे ही मैं सारे सब्जेक्ट की क्लासेस आपको प्रोवाइड कराऊं तो इस वीडियो को इतना लाइक करना और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि जो हमारी फैमिली है वो 1 मिलियन तक पहुंच सके। क्योंकि थोड़ा सा कम है 1 मिलियन होने में, तो आप लोगों का सहयोग रहा तो ये 1 मिलियन फैमिली हमारी पूरी हो जाएगी। ठीक है, जितनी बड़ी फैमिली होगी उतना अच्छा पढ़ने में मजा आएगा। तो देखो सबसे पहले हमारा खंड का आता है हिंदी में, क्योंकि हमारा हिंदी का पेपर 2 खंड में होता है, सबको बताया, खंड का, खंड का। तो खंड का में जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है वो हिंदी का बहुविकल्पीय प्रश्न होता है। 5 नंबर हिंदी गद्य साहित्य का बहुविकल्पीय प्रश्न रहेगा 5 नंबर का, और 5 नंबर का जो आपका हिंदी पद्य साहित्य के बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं वो आपके रहेंगे। ठीक है, तो ये आपका देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, हरिशंकर प्रसाई की रचना, इसमें से कौन सी रचना है जो हरिशंकर प्रसाई जी की है? जिसको जिसको आंसर पता है फटाफट आंसर देंगे, क्योंकि आप लोग ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं। ठीक है, पूरे पेपर को मैं सॉल्व कराऊंगा। तो इसमें से देखिए जो तब की बात और थी, ये जो रचना है ये हरिशंकर प्रसाई जी का है। आपने अपने 12th में चैप्टर पढ़ा होगा हरिशंकर प्रसाई जी का, तो ये थर्ड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। खा देखो, जिसको जिसको आंसर पता हो साथ साथ आंसर देते चलो। ठीक है, अभी मैं कुछ क्वेश्चन भी करूंगा आपसे, उसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे देना। देखो खा, वारिस कहानी संग्रह है। वारिस जो है ये किसकी कहानी संग्रह है? वारिस ये हमारे मोहन राकेश जी की कहानी है। थर्ड वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। मैं यहां पे ऑप्शंस नहीं पढ़ूंगा, समय आपके पास कम है, तैयारी अच्छे से करनी है, टॉपर बन के आना है, तो भाई थोड़ा तेज हम चलेंगे, स्मार्ट तरीके से। गा देखो, आलोचनात्मक कृत कालिदास की लालित योजना के लेखक कौन है? देखिए जो कालिदास की लालित योजना है इसके लेखक कौन है? आपके 12th में इनका चैप्टर होगा, आप लोग इसका आंसर देंगे। मैं इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दूंगा, क्योंकि आपके 12th में इनका चैप्टर है। आपने कैसे पढ़ा है, जीवन परिचय कैसे पढ़ा है, उसको आप लोग सोचिए और इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करना फटाफट। देखते हैं कितने स्टूडेंट सही आंसर देते हैं। घा देखो, संस्मरण विधा की रचना है। अगर जिसका कमेंट सही होगा उसको मैं पिन कर दूंगा, सबसे पहले जो कमेंट देगा। घा देखो, संस्मरण विधा की रचना, इसमें से कौन सी रचना है जो संस्मरण विधा की रचना है? बताइए। देखिए इसमें जो दीप जले शंख बजे जो रचना है ये संस्मरण विधा की रचना है। अंगा देखिए, वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना, इसमें से कौन सी रचना है जो वासुदेव शरण अग्रवाल जी के? तो वो वागधारा है। ठीक है, तो ये आपके 5 क्वेश्चन हो गए हिंदी गद्य साहित्य के बहुविकल्पीय प्रश्न। अगर आप बहुत ज्यादा क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं तो सर्च कर लो भैया, सब कुछ मैंने पढ़ा रखा है। यूट्यूब पे जाओ, क्लास 12 हिंदी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुभम लेक्चरर सर्च करो, आ जाएगा। कोई भी टॉपिक सर्च करना है, पीछे शुभम लेक्चरर लगा दोगे, आपके सामने हाजिर है। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा आता है, ये भी बहुविकल्पीय प्रश्न होगा हिंदी पद्य साहित्य से। देखो कामायनी में सर्गों की संख्या, कामायनी किसकी रचना है? बताओ जल्दी से, कामायनी किसकी रचना? जयशंकर प्रसाद जी की। इसमें कितने सर्ग है ये आपको बताना है, तो उसमें 15 सर्ग है। थर्ड ऑप्शन सही होगा। खा देखो, वैदेही वनवास के रचयिता है। वैदेही वनवास के रचयिता कौन है? जल्दी से कमेंट करो, जल्दी जल्दी आंसर दो आप लोग। इसका राइट आंसर चौथा होगा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोज जी, ये वैदेही वनवास के रचयिता हैं। और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोज जी हमारे 12th में हैं, पवन दूती का चैप्टर इन्होंने ही लिखा है। ठीक है,
गा देखो तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ जल्दी बताओ। तीसरा सप्तक देखो सन 1959 में। अब मैं एक क्वेश्चन करूंगा, जल्दी से कमेंट करना आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तार सप्तक का संपादन किस वर्ष हुआ? तार सप्तक कमेंट करके बताओ जल्दी से। तीसरा सप्तक मैंने बता दिया, अब तार सप्तक आपको बताना है। घा देखो सुमित्रा नंदन पंत को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, किस रचना पर सुमित्रा नंदन पंत जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? ठीक है, तो देखिए कला और बूढ़ा चांद जो इनकी रचना है, इस रचना पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। अंगा नंबर रामधारी सिंह दिनकर की रचना, इसमें से कौन सी रचना है जो रामधारी सिंह दिनकर जी की है? कमेंट करो फटाफट। परशुराम की प्रतीक्षा, ये रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। तो 5 क्वेश्चन यहां पे भी हो गए, टोटल ऐड करें तो 10 नंबर का बहुविकल्पीय प्रश्न आता है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पढ़ना है, सर्च कर लो, सब कुछ मिलेगा आपको। ठीक है, 12th का जितना भी टॉपिक है। तीसरा क्वेश्चन देखो, ये गद्यांश है, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो, 10 नंबर, और ये फ्री का होता है। मैं इसको कुछ नहीं समझता, ये बहुत इजी होता है, सर्फ एक्सेल इजी बात सुने हैं। देखो मात्र पहले इसको पढ़ो, देखो इसमें 2 गद्यांश दिए जाएंगे, एक आपको यहां से यहां तक दिया गया, यहां तक, इसके नीचे 5 क्वेश्चन रहेगा, पांचों का आंसर दो, 10 नंबर ले जाओ। एक क्वेश्चन के लिए 2-2 नंबर, नहीं पता तो अथवा लगा है, इस गद्यांश को आप कर सकते हैं। ठीक है, जो आपको पता है वही आप कर सकते हैं, इसके नीचे भी 5 क्वेश्चन रहेंगे। जैसे मान लीजिए हमें फर्स्ट वाला पता है तो हम इसी को करेंगे। देखो दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखो ध्यान से समझो, मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी के पुत्र हैं। यहां पे लिखा है माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या, भूमि माता है मैं उसका पुत्र हूं। अब इसके नीचे 5 देखो, जन के हृदय में इस सूत्र का अनुभव ही राष्ट्रीयता की कुंजी है। इसी भावना से राष्ट्र निर्माण के अंकुर पल्लवित होते हैं। ठीक है, अब इसके नीचे 5 क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन, उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, मतलब पाठ का नाम, लेखक का नाम लिखो। तो भैया ये राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर से दिया गया है, इसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। अगर आपको कॉपी लिखना नहीं आता और 22 को आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो कैसे दोगे? सर्च कर लो यूट्यूब पे, क्लास 12 हिंदी की कॉपी कैसे लिखें, शुभम लेक्चरर, पूरी कॉपी लिखना मैंने बताया है, उस तरह लिखकर आओगे 100 में 100 लाओगे। देखो उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, आप लोग संदर्भ लिख दीजिए। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य के राष्ट्र का स्वरूप पाठ से लिया गया, इसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी, ऐसे लिख सकते हो या जैसे मैंने बताया उस वैसे लिख दीजिए। दूसरा, लेखक ने राष्ट्र का दूसरा अंग किसे कहा है? तो देखो यहां पे लिखा है मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। तो लेखक ने राष्ट्र का दूसरा अंग मनुष्यों को कहा है, राष्ट्र भूमि पर निवास करने वाले, मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्यों को कहा है। ठीक है, तीसरा, राष्ट्र का स्वरूप कैसे संपादित होता है? तो देखिए यहां पे पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। यहां से लेकर यहां तक लिख दो, 2-2 नंबर कंप्लीट हो रहा है हमारा। कितना इजी है आप खुद समझ सकते हैं। ठीक है, चौथा, लेखक के अनुसार राष्ट्रीयता की कुंजी क्या है? तो भूमि माता है मैं उसका पुत्र हूं। जन के हृदय में इस सूत्र का अनुभव ही राष्ट्रीयता की कुंजी है, मतलब यही राष्ट्रीयता की कुंजी है। भूमि माता है मैं उसका पुत्र हूं। वी नंबर देखिए, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, मतलब यहां से लेकर यहां तक, जिसके नीचे रेखाएं, इसका अपनी भाषा, यहां तक इसका अपनी भाषा में व्याख्या करना है। वैसे लिख दीजिए, थोड़ा चेंज करके अच्छे से लिख दोगे। मान लीजिए आप गए एग्जाम देने, आपको अच्छे से नहीं आता, तो क्या आप नहीं लिखेंगे? ऐसा मत कीजिएगा, कुछ नहीं से कुछ अच्छा होता है। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। एग्जाम देने जाते हो तो आपको वहां पे बैठ के लिखना जरूर है। और हिंदी में तो टेंशन ही नहीं है। और बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर आप हिंदी ही पढ़ाते हैं। देखो भैया, हिंदी का एग्जाम में पढ़ लो, सबसे मेन हिंदी ही है। फिर बाकी सब्जेक्ट, जैसे आपका बायोलॉजी है, इंग्लिश है, उसी बायोलॉजी के सेक्शन में मैं आपको इंग्लिश बायो दोनों की तैयारी अच्छे से करा दूंगा, फिजिक्स केमिस्ट्री भी बता दूंगा। तो टेंशन मत लो, सारे सब्जेक्ट में बताऊंगा, बस जो पहले उसको पहले देखा जाएगा। ठीक है, बाद होगा बाद में। देखो अब अथवा लगा है, वो नहीं पता तो आप इसको कर सकते हैं। ये अशोक का फूल चैप्टर से है, देखिए पहले ही अशोक लिखा है, ये अशोक का फूल चैप्टर से, इसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। इसको मैं नहीं बताने वाला, मतलब ये भी आप वैसे ही कर सकते हैं। चौथा क्वेश्चन पे आते हैं, एक मैंने बता दिया, एक आप खुद से कीजिए, 10 नंबर का ये भी आएगा। ये पद्यांश है। देखो दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जैसे देखो, लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत वसना तो ना तू सुंदरी को, जो थोड़ी सी शर्मित हुआ हो गोद ली श्रांति खोना, होठों की ओ कमल मुख की म्लानताएं मिटाना, कोई क्लांता कृषक ललाना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना, जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला, छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। बस इतना सा आपको लिखना है। और इसमें भी 5 क्वेश्चन रहेंगे, वही सेम प्रोसेस। ये किस चैप्टर का है? लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं
दृष्टि आवे, इस पद्यांश को अगर आपने नहीं पढ़ा तो हिंदी में क्या पढ़ा। ये पवन दूतिका चैप्टर से, इसके लेखक हैं, कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोत जी। और यहाँ पे राधा जी जो है वो पवन से, अब देखो श्री कृष्ण जी मथुरा चले गए हैं, तो राधा जी जो है उनके प्यार में पागल है और वो उनके विरह में पागल होती जा रही है कि वो क्यों छोड़ के चले गई। कोई संदेशा भी नहीं भेजा, मैसेज ही कर देते व्हाट्सएप पे, ठीक है, मतलब व्हाट्सएप पे नहीं मैसेज भेज देते। देखो लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, मतलब जो राधा जी हैं वो पवन से कहती हैं, पवन दूतिका चैप्टर का नाम है, तो वायु से कहती है कि तुम मेरा संदेश जाके श्री कृष्ण को पहुंचा दो कि तुम्हारी विरह में, तुम्हारे बिछड़ने से वो पागल हो रही है। तो लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, राधा जी कहती हैं कि पवन तुम जा रहे हो मेरे मैसेज को पहुंचाने, लेकिन अगर तुम्हें लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आवे, अगर तुम्हें रास्ते में कोई लज्जाशील या महिला दिखाई देती है, होने देना विकृत वसना तो ना तो सुंदरी को, तो तुम इतने वेग से मत बहना, हवा का काम है चलना, तो इतने तेज से मत चलना कि उसके वस्त्र जो है वो अस्त व्यस्त हो जाए, ठीक है। जो थोड़ी भी श्रमित हुआ हो गोद ले शांत खोना। फिर वो कहती है कि अगर वो थोड़ी सी थकी सी दिखाई दे तो उसे अपनी गोद में लेकर उसकी थकावट को मिटा देना। होठों की और कमल मुख की म्लानताएं मिटाना, और उसकी होठों की और कमल सदृश मुख की जो म्लानता है, जो सूखे हुए होठ है, उसको मिटा देना, ठीक है, मतलब हटा मत देना, उसके मतलब मुरझाहट को मिटा देना। कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, फिर वो कहते हैं अगर तुम्हें किसान की स्त्री कोई खेत में दिखाई देती है थकी हुई, तो धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना, तो धीरे धीरे उसको अपनी बाहों में जकड़ कर उसकी थकावट को मिटा देना। जाता कोई जल दीदी हो व्योम में तो उसे ला, और वो कहते हैं अगर आकाश में कोई बादल जा रहा हो तो उसे लाना और छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को, और उस स्त्री को छाया द्वारा सुखित कर देना, उसके ऊपर छाया लेकर चले आना। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन, इसके नीचे दिए गए पद्यांश में कवि एवं कविता का नाम लिखिए। भैया कविता है पवन दूतिका, कवि है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोत, ठीक है। ये पद्यांश मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। दूसरा, राधा पवन दूतिका से राह में पथिकों के साथ कैसा व्यवहार करने को कहती हैं, तो राधा पवन दूतिका से राह में पथिकों के साथ परोपकार का व्यवहार करने को कहती है। आप परोपकार लिख देंगे कैसा के जगह पर तो भी चलेगा, लेकिन वो आप ये भी लिख सकते हैं कि अगर कोई लज्जाशील पथिक महिला दिखाई देती है रास्ते में तो उसके वस्त्र को अस्त व्यस्त न करना, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। तीसरा, इस पद्यांश में कवि ने किसका चित्रण किया है, तो इस पद्यांश में कवि ने जो है राधा जी के श्री कृष्ण जी से बिछड़ने का चित्रण किया है, ठीक है। चौथा, इस पद्यांश में कौन सा अलंकार है बताइए। और पांचवा, रेखांकित अंश का भावार्थ लिखिए, इसका जिसके नीचे रेखा है उसका अपनी भाषा में व्याख्या लिखना है, बस हो गया, ठीक है। अब ऐसे ही आपका देखो, आप लोग कहेंगे सर इसका सॉल्यूशन कहां बता रहे हैं, देखो मैं सॉल्यूशन बता रहा हूं आपको, बाकी अभी जीवन परिचय कहानी जो कुछ भी होगा उसको मैं लिखकर आपको बताऊंगा, ठीक है। अब देखिए, वो नहीं पता तो अथवा लगा है, ये देखो, मैं नीर भरी दुख की बदली स्पंदन में चिर निस्पंद बसा, क्रंदन में आहत विश्वसा, नयनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्जली मछली, ठीक है। तो 5 क्वेश्चन इसके नीचे भी हैं। ये किस पार्ट से है, ये हमारे गीत 3 से है, जिसकी कवि है महादेवी, कवित्री है महादेवी वर्मा जी। महादेवी वर्मा जी ने गीत 1, गीत 2, गीत 3 लिखा है, तो गीत 3 से ये लिया गया है। 5वां क्वेश्चन देखिए, ये फिक्स होता है, ये हिंदी में बिल्कुल फिक्स टॉपिक है। देखो, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। शब्द सीमा 80, 5 नंबर आपको दे दिया जाएगा। मतलब 3 लेखक हैं, वासुदेव शरण अग्रवाल, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। यही 3 लेखक सबसे इंपॉर्टेंट भी हैं रियल लाइफ में, मैं बता रहा हूं, ठीक है। इन तीनों को बिल्कुल से पढ़कर जाना, नहीं तो बाद में पड़ेगा आपको पछताना। अब इसमें से किसी एक का आप लोग लिख दीजिए। मैं लिख रहा हूं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। तो सबसे पहले किसी भी लेखक का आप जीवन परिचय लिखिए, तो पहले उनका नाम हेडिंग डालें, ये बीच वाला मत डालिएगा, फिर जीवन परिचय डाल दे हेडिंग। जीवन परिचय में आप उनका जीवन परिचय लिखिए, इनका जन्म स्थान मिले, तो फिर आपको साहित्यिक परिचय लिखना है बड़ा सा, क्योंकि मेन तो साहित्यिक परिचय ही होता है, फिर इनकी रचनाओं को लिखना है। देखो, जीवन परिचय छोटा सा लिख दीजिएगा। हिंदी के श्रेष्ठ निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दुबे के छपरा नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता श्री अनमोल द्विवेदी ज्योतिष और संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी का 19 मई 1979 को रुग्णता के कारण स्वर्गवास हो गया। बस इतना सा लिखना है। साहित्यिक परिचय ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसको अच्छे से लिखिएगा। देखो, हजारी प्रसाद द्विवेदी साहित्य के प्रख्यात निबंधकार, इतिहास लेखक, अन्वेषक, आलोचक, संपादक तथा उपन्यास के अतिरिक्त कुशल वक्ता और सफल अध्यापक भी थे। बहुत सारी क्वालिटीज थी इनके अंदर। वे मौलिक चिंतक, भारतीय संस्कृत और इतिहास के मर्मज्ञ, बंगला तथा संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। इनके साहित्य पर संस्कृत भाषा आचार्य रामचंद्र शुक्ल और रविन्द्रनाथ ठाकुर का स्पष्ट प्रभाव है। इन्होंने विश्व भारती और अभिनव भारतीय ग्रंथमाला का संपादन किया।
इन्होंने नित्य प्रत्य के जीवन की गतिविधियों और अनुभूतियों की मार्मिकता के साथ चित्रण किया है। ये हिंदी ललित निबंध लेखकों में अग्रगण्य है। द्विवेदी जी की साहित्य सेवा को डी.लिट, पद्म भूषण और मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया। बस हो गया। रचनाओं को देखते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्न है। निबंध संग्रह, देखो रचनाएं हेडिंग डालिएगा और हेडिंग वाइज लिखिएगा। निबंध संग्रह, अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह, विचार और वितर्क, आलोक पर्व, कल्पलता। देखो मैंने जीवन परिचय का अलग से वीडियो एक बना रखा है, उसमें मैंने आपको टॉप 5 हिंदी के जीवन परिचय बताया। आप लोग सर्च कर लो, क्लास 12 हिंदी इंपॉर्टेंट जीवन परिचय शुभम लेक्चरर, टॉप 5 जो ट्रेंडिंग में है उसी को पढ़ लोगे 10 नंबर कंप्लीट। ठीक है, ऐसे गद्यांश पद्यांश सॉल्व करना है वो भी सॉल्व करो। मैंने बताया कोई भी टॉपिक सर्च करना, शुभम लेक्चरर पीछे लगा देना, आ जाएगा। आलोचना साहित्य में सूर्यदास कालिदास की ललित योजना, कबीर साहित्य सहचर, साहित्य का मर्म, इतिहास में हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य, उपन्यास में बाण भट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा और रामदास का पोथा, संपादन में नाथ सिद्धों की वाणियां, संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो, संदेश रासक और अनुदित रचनाओं में प्रबंध चिंतामणि, पुरातन प्रबंध संग्रह, प्रबंध कोश, विश्व परिचय, लाल कनेर, संदेश रासक। अब आप लोग कहेंगे सर इतना बड़ा लिखना जरूरी है? नहीं बेटा, देखो रचनाएं, इसमें आप निबंध संग्रह लिख दो, इतिहास लिख दो, उपन्यास लिख दो, बहुत है, इतना पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। लिखना चाहो टाइम है तो आप बिल्कुल लिख सकते हैं, मैं रोकने वाला नहीं। ठीक है, आगे देखिए, लेखक का हो गया। अब कवि पे आते हैं, ये फिक्स होता है, मैंने टॉप 5 जो बताया उसको जाकर देख लेना, भूलना मत। ठीक है, हाँ, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों पर प्रकाश डालिए। शब्द सीमा 80। अब कवि आगे, कवि में जो तीनों दिया है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा। यहाँ पे मैथिली शरण की जगह पे आप जयशंकर प्रसाद को रख सकते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। इसमें मैं महादेवी वर्मा जी को बता देता हूँ आपको। सेम वही प्रोसेस, पहले जीवन पर से, पहले महादेवी वर्मा जी फिर जीवन पर से। महादेवी वर्मा का जन्म फर्रुखाबाद के एक शिक्षित कायस्थ परिवार में सन 1907 ईस्वी में होलिका दहन के दिन हुआ था। इन्होंने एफए, बीए और एमए परीक्षाएं सम्मान सहित उत्तीर्ण की। 11 सितंबर 1987 ईस्वी को इस महान लेखिका का स्वर्गवास हो गया। साहित्यिक परिचय, महादेवी वर्मा जी का प्रमुख रचना क्षेत्र काव्य है। इनकी गणना छायावादी कवियों की बृहत चतुष्टयी, प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी में होती है। इनके काव्य में वेदना की प्रधानता है। काव्य के अतिरिक्त इनकी बहुत सी श्रेष्ठ गद्य रचनाएं भी हैं। चांद पत्रिका का संपादन करके इन्होंने नारी को अपनी स्वतंत्रता और अधिकारों के प्रति सजग किया है। भारत के राष्ट्रपति से इन्हें पद्म भूषण की उपाधि प्राप्त की। हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से इन्हें सक्सरिया पुरस्कार तथा मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला। बहुत सारे पुरस्कार इनको मिले। मई 1983 ईस्वी में भारत भारती तथा नवंबर 1983 ईस्वी में यामा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। बस हो गया। रचनाएं, महादेवी जी की प्रमुख रचनाएं निम्न है। काव्य में निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, दीप शिखा, यामा आदि। निबंध संग्रह में अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, श्रृंखला की कड़ियां। आलोचनात्मक ग्रंथ में हिंदी का विवेचनात्मक गद्य। देखिए इसमें काव्य, बहुत सारी इनकी रचनाएं, काव्य रचनाएं, तो इतना सारा रचना है, बहुत ज्यादा इनकी रचनाएं नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कहानी पे आते हैं। ये भी फिक्स होता है 6 नंबर। पंचलाइट और बहादुर कहानी पढ़ लो, आराम से जाओ, काम खत्म। उद्देश्य और सारांश दोनों पढ़ना। देखो पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी का सारांश लिखिए, अथवा लगा है। ध्रुव यात्रा कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। ठीक है, तो आपको ऐसे ही लिखना होता है, मतलब पंचलाइट या बहादुर कहानी किसी एक का आपको सारांश लिखना है। चलिए लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको बहादुर कहानी का सारांश बता देता हूँ। देखो, अमरकांत जी द्वारा लिखी कहानी बहादुर एक मध्यम वर्गीय परिवार में नौकर के साथ परिवारजनों द्वारा किए गए अत्यधिक कटु व्यवहार की कहानी है। लेखक ने स्वयं को कहानी का पात्र बनाते हुए आत्मकथात्मक रूप में रचना की है। क्या होता है, अपने से संपन्न रिश्तेदारों के घर नौकर द्वारा जुटाई गई सुविधा एवं शान को देखकर लेखक की पत्नी निर्मला स्वयं भी एक नौकर रखना चाहती है। मतलब लेखक ने खुद को पात्र बनाया है और लेखक की एक पत्नी है निर्मला, वो अपने रिश्तेदारों में देखती है कि नौकर चाकर हैं, भैया काम कर रहे हैं, बैठी हैं आराम से दीदी, तो हम भी नौकर रख लेते हैं। ठीक है, उधर बहादुर नेपाल का 12 से 13 साल का लड़का होता है जो अपनी माँ के दुर्व्यवहार से तंग आकर घर छोड़कर शहर चला आता है और निर्मला के परिवार में नौकर रख लिया जाता है। मतलब निर्मला को नौकर की जरूरत थी, बहादुर अपना घर छोड़कर शहर आया था, तो बहादुर निर्मला की मुलाकात हुई और भैया नौकर बहादुर रख लिया गया। निर्मला और उसका परिवार बहादुर के प्रति पहले तो अच्छा व्यवहार करते हैं, परंतु धीरे धीरे कठोरता बरतने लगते हैं। ठीक है, वो घर का सारा कार्य करता है, इसके बावजूद उसके साथ गाली गलौज से मारपीट तक की नौबत आ जाती है। झूठी चोरी का इल्जाम लगाकर उसे अपमानित किया जाता है और पीटा जाता है। फिर क्या होगा, बहादुर घर छोड़कर चला गया। मतलब बहादुर सब काम धाम करता था घर का, फिर भी उसके साथ गाली गलौज मारपीट की जाती है, चोरी का इल्जाम झूठी लगाया जाता है भाई। ठीक है, तो इतना कुछ करोगे तो हम छोड़ के चले जाएंगे। ठीक है, कौन तुझे यूं प्यार करेगा जितना मैं तुझे करती हूं। बहादुर की माता जी का ये लाइन समझ लीजिए, क्योंकि मां से ज्यादा प्यार कोई नहीं कर सकता। मदर इज ऑलवेज मदर।
तो भले वो मारे पीटे, किसी किसी गलती की वजह से आपको मारी होंगी और आप घर छोड़ के चले जाए, ठीक है, वो आपका बुरा नहीं चाहेंगे, ये ध्यान रखना पेरेंट्स। देखो अब परिवार के सभी सदस्य उसे ढूंढते हैं क्योंकि उसके कारण सब आराम की आदी हो चुके थे। बहादुर की उपयोगिता देखकर सभी अब अपना घरेलू कार्य करने से घबराते हैं। बहादुर के घर छोड़ जाने पर वे सभी पश्चाताप करते हैं तथा अच्छा व्यवहार करने की सोचते हैं, परंतु अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। बहादुर ने सहनशीलता और स्वाभिमान की भावना कुट कुट कर भरी हुई है। उसके इसी चरित्र के कारण ये कहानी हमें बहुत ज्यादा प्रिय है। बस हो गया, ये बहादुर कहानी का सारांश भी हो गया भैया। 5 नंबर हमारा कंप्लीट। इसमें क्या होता है, पंचलाइन अथवा बहादुर कहानी का सारांश लिखो, कोई एक लिखो, या फिर ध्रुव यात्रा कहानी का उद्देश्य लिखो, मतलब तीनों में से एक ही करना होता है। शब्द सीमा 80 होता है। हो गया। अब नेक्स्ट देखो, खंड काव्य पे आते हैं। 7 नंबर स्वपठित खंड काव्य। 7 नंबर स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। देखिए आप सब यूपी उद्यान, सब यूपी से हैं, लेकिन ये जो टॉपिक होता है ये यूपी के जिला वाइज होता है। कुछ जिलों का मुक्ति यज्ञ होगा, मतलब जिलों को ग्रुप में रखा गया है। जैसे आप में हो सकता है श्रवण कुमार हो, दूसरा स्टूडेंट हो उसमें रश्मि रथी हो, कोई मुक्त यज्ञ हो, ठीक है, ऐसे ऐसे कई हैं। जिस जिले में आप हैं उसी के अकॉर्डिंग। क्या त्यागपथी हो सकता है, सत्य की जीत, आलोक वृत्त, जैसे हमारे यहाँ त्यागपथी है। तो मैं इसको पार्टिकुलर नहीं बता सकता क्योंकि हम पूरे यूपी बोर्ड वालों को पढ़ाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं सर इसमें कौन सा याद करें, जो आपके सिलेबस में उसको याद कीजिए। आप यूपी बोर्ड से हिंदी का सिलेबस डाउनलोड करके देख लीजिए या फिर अपने टीचर, हिंदी वाले टीचर से पूछ लीजिए, वो आपको बता देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं खंड काव्य। हमारा खंड का फिनिश हुआ। 10 नंबर का बहुविकल्पीय, 10 नंबर का गद्यांश, 10 नंबर का पद्यांश, 10 नंबर का जीवन परिचय और कहानी और खंड काव्य मिलाकर 10 नंबर, टोटल 50 नंबर हो गया, ठीक है। अब हम लोग खंड काव्य आएंगे। इसमें हिंदी संस्कृत का गद्यांश सबसे पहले आएगा 7 नंबर का। देखो दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए, ठीक है, मतलब आपको संदर्भ के साथ इसका हिंदी में अनुवाद करना होता है। जैसे फर्स्ट है याज्ञवल्क्य उवाच न वा अरे मैत्रिय पत्युः कामाय पति प्रियो भवति। ये किस चैप्टर का है, ये हमारे आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ चैप्टर का है। तो आपको लिख देना प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी संस्कृत के आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ पाठ से लिया गया है। इसके लेखक तो है नहीं अथवा संस्कृत साहित्य आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास, अन्य च भाष भैरव, ठीक है। ये किस चैप्टर का, ये संस्कृत भाषा या महत्वम चैप्टर का है। तो मैंने आपको बताया है संस्कृत गद्यांश के लिए आप 4 चैप्टर तैयार कर लो। एक संस्कृत भाषा या महत्वम, पंचशील सिद्धांत, महामना मालवीय और जातक कथा। इन 4 चैप्टर से ही आएंगे, क्लियर है। इसके बाद क्या आता है, देखो इसको मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा सॉल्यूशन, मतलब आपको मैंने बता दिया है और इसको मैं अलग से करा चुका हूँ। आप लोग मैराथन क्लासेस देखिए क्या कर रहे हैं, बहुत सारी क्लासेस मैंने दिया है, देखो ये हमारा पद्यांश है हिंदी संस्कृत का 7 नंबर, ये भी रहेगा। दिए गए पद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। जैसे नाम रोस्ते भद्रा भद्रम व उलूकस्य विशेषणम अकुर्थस्य मुखम पश्य कथम कुद्धो भविष्यति। ये हमारे उलूक जातकम से है। जातक कथा चैप्टर का एक शीर्षक है उलूक जातकम, ये उसी का है। अथवा लगा है सुखार्थिना कुतो विद्या विद्यार्थिना कुतो सुखम, सुखार्थी व त्यजेत विद्याम विद्यार्थी व त्यजेत सुखम। मतलब सुख चाहने वालों को विद्या कहाँ, विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ। सुख चाहने वालों को विद्या त्याग देनी चाहिए और विद्या चाहने वाले को सुख त्याग देना चाहिए। जैसे आप लोग इस समय सोचते होंगे बहुत मेहनत पड़ जाता है यार, तो अगर मेहनत नहीं करोगे तो पढ़ाई नहीं कर पाओगे, पढ़ाई नहीं करोगे तो मतलब मेहनत करोगे तभी तो पढ़ाई कर पाओगे, ठीक है। तो आपका जो पद्यांश है वो सुभाषित रत्नानी चैप्टर से आता है, लेकिन 1-2 चैप्टर हैं, जैसे ये आपका हो गया जातक कथा हो गया, महामना मालवीय हो गया, एक आध चैप्टर, एक आध श्लोक है उसको पढ़ लीजिएगा। 7 नंबर ये फिक्स होता है एकदम से। हम 9 नंबर पे आते हैं। निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। 2 नंबर। जैसे फर्स्ट दाल में काला होना, इसका मतलब होता है कुछ गड़बड़ होना। आप वाक्य प्रयोग कर सकते हैं, भाई महेश तुम रात भर सड़कों पे घूमते रहते हो, जरूर दाल में कुछ काला है, ऐसे लिख दो, क्या है इसमें। दूसरा देखो तलवार की धार पर चलना, यानी कि बहुत कठिन काम करना। तलवार की धार पर चलने का मतलब है बहुत कठिन कार्य करना। तीसरा टका सा जवाब देना, यानी कि साफ इनकार करना। चौथा चांदी काटना, यानी कि बहुत धन कमाना। तो मतलब चारों में से कोई एक आपको करना है, उसका संदर्भ उसका अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग करना है। बाकी इसमें कुछ है नहीं, टेंशन नहीं लेने का जब तक है हम, ठीक है, यम है हम। आगे देखिए 10 नंबर अपठित गद्यांश पे आते हैं। ये टॉपिक 5 नंबर का आता है। इसमें आपको एक गद्यांश दे दिया गया ऐसे, इसके नीचे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होते हैं और ऐसे भी हो सकते हैं 1 2 3 करके। 1 नंबर 2 3 और 2 5 नंबर का हो सकता है। 5 नंबर का रहेगा, नहीं पता तो अथवा लगा रहेगा। ये दूसरा गद्यांश दिया गया, जो आप चाहे वो कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैं फर्स्ट वाला हम पढ़ते हैं। देखो
पहले इसको पढ़िए फिर क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे, बिना पढ़े कुछ नहीं होगा। देखो ध्यान से समझना, और जो मैं बता रहा हूं उसको। प्रकृति सदैव प्रस्तुत रहती है औरों के लिए, ये हमें सिखाती है कि हम भी बिना किसी भेदभाव के औरों के लिए प्रस्तुत रहें, उपलब्ध रहें। नदियां बहती हैं औरों के लिए, वृक्ष फलते फूलते हैं, छाया देते हैं औरों के लिए, भाई हम ही सबके लिए तो देते हैं। सूरज प्रकाश देता है, जीवन देता है, चांद शीतलता देता है, इन्होंने कहा अपना प्रकाश पुंज समेटा है। नदियां कहाँ अपने को बांध कर रखती हैं, फिर हम क्यों अपने को बांध कर रखते हैं? ये कृपणता तो मेरे समझ में अपराध है, ये भीषण आत्मस्वार्थ है। हम समझते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन ये भारी भूल है। अगर हम किसी को अपनी ज्ञान संपदा सदा सहता संपदा से सहायता नहीं पहुंचा रहे हैं तो कुछ पलों के लिए उसे कष्ट होगा। संसार विशाल है, कहीं ना कहीं उसका काम हो जाएगा, कोई ना कोई उसकी सहायता कर ही देगा, लेकिन हम में कृपणता, असहायता, अदया की ग्रंथि विकसित होती रहेगी, जो अंततः मनोरोग के रूप में परिणत हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन, प्रकृति से व्यक्ति को क्या शिक्षा मिलती है? प्रकृति को हमें सिखाती है कि हम भी बिना किसी भेदभाव के औरों के लिए प्रस्तुत रहें। देखो यहाँ लिखा, ये हमें सिखाती है कि हम भी बिना किसी भेदभाव के औरों के लिए प्रस्तुत रहें, उपलब्ध रहें। इतना लिख दो, काम खत्म। दूसरा, वृक्ष, सूर्य, चंद्रमा तथा नदियों के कार्यकलाप का क्या लक्ष्य है? देखिए लिखा है सीधा सीधा, वृक्ष फलते फूलते हैं, छाया देते हैं औरों के लिए, सूरज प्रकाश देता है, जीवन देता है, ठीक है, यही सब आपको लिखना है। चंद्रमा शीतलता देती है, बस। तीसरा, मानव के किस विचार को भारी भूल माना गया है? देखिए कहीं है इसमें, मानव के किस विचार को भारी भूल माना गया, मैं लाइव ढूंढ रहा हूं। देखो ये भीषण आत्मस्वार्थ है। हम समझते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन ये भारी भूल है। यही हम जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, लेकिन ये भारी भूल है। इतना लिख दो, काम खत्म, बस हो गया। अथवा लगा है वो नहीं पता तो ये कर सकते हैं। इसमें भी 3 क्वेश्चन रहेंगे, मतलब सेम प्रोसेस है, कुछ है नहीं इसमें, मैं पहले बता चुका हूं। अब 11 नंबर पे आते हैं भाई। देखो शब्द युग्म, इसको कर लीजिएगा आप। निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखो। 2 नंबर का रहेगा 2 क्वेश्चन। फर्स्ट है सकल सकल, इसका सही अर्थ क्या होगा? सकल सकल, बताइए। ए है पदार्थ और संपूर्ण, बी है संपूर्ण और खंड, सी है आकृत और प्रकृत, डी है मुख और संकालु। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संपूर्ण और खंड। इस सकल का मतलब होता है संपूर्ण, सकल पृथ्वी, संपूर्ण पृथ्वी। इस सकल का मतलब होता है खंड, ठीक है। दूसरा, अंश अंशु, इसका सही अर्थ क्या होगा? अंश अंशु, अब बताइए इसका सही अर्थ क्या होगा? कुछ हम कर देंगे, कुछ तुम कर दो, और इसका आंसर आप कमेंट में दे दो। कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा? ए, बी, सी, डी, कौन सा ऑप्शन राइट होगा? कमेंट कर देना, हम इंतजार करेंगे पलके बिछा के आपके कमेंट का, ठीक है। देखते हैं कितने स्टूडेंट करते हैं, भाई आपका ही बेनिफिट होगा। खा देखो, ये अनेकार्थी शब्द है जिसको हम लोग पर्यायवाची शब्द भी बोलते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखे। 2 नंबर देखो, फर्स्ट है अमृत। अमृत को हम लोग बोलते हैं, किन किन नामों से जानते हैं? आपको 4 शब्द दिए जाएंगे, 4 में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखना है। जैसे देखो, अमृत को हम लोग क्या बोलते हैं? अमृत को हम शुदा भी बोलते हैं, दूध भी बोलते हैं, अमर भी बोलते हैं, जल भी बोलते हैं। 4 मैंने बता दिया, आपको 2 ही लिखना है। वर को हम बोलते हैं दूल्हा, वर वधु आपने सुना होगा, दूल्हा दुल्हन, तो वर को हम दूल्हा बोलते हैं, श्रेष्ठ बोलते हैं, ठीक है। 2 मैंने बता दिया। पयोधर को हम बोलते हैं बादल, स्तन, नारियल, ठीक है, कसेरू भी बोल सकते हैं। चौथा, नाक, नाक को हम सम्मान भी बोलते हैं, भाई नाक मत कटवाना, मतलब सम्मान नष्ट मत करना। सम्मान, स्वर्ण, नासिका, ये 3 इसके नाम हैं। आपको करना एक ही है, मैंने तीनों बता दिया भाई। मेरा काम है आपको बताना, आपको समझाना, बाकी आप क्या कर रहे हैं, कैसे पढ़ाई कर रहे हैं, किस प्रकार से, वो आपका काम है, ठीक है। गा देखो, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए। 1 नंबर, फर्स्ट, जिसका नाश कभी नहीं होता उसको क्या बोलते हैं? जिसका नाश कभी ना हो उसको अविनाशी बोलते हैं, मतलब इसका नाश कभी नहीं होगा, अविनाशी, ठीक है। दूसरा, जिसने राष्ट्र के हित में अपना जीवन बलिदान कर दिया हो, राष्ट्र के हित में जिसने अपना जीवन बलिदान कर दिया वो शहीद होगा। देखो हमारे वीर जवान शहीद हो जाते हैं, मतलब राष्ट्र के हित में अपना जीवन बलिदान कर देते हैं। घा देखो, ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। देखो, निम्नलिखित में से, फॉर ये वाक्य संशोधन है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। आपको 4 वाक्य दिए गए हैं, इसके साथ गिफ्ट में आपको गलतियां भी दी जाएंगी, मतलब वाक्य तो दिए जाएंगे, उसके साथ साथ आपको उसमें गलती दी जाएगी, उसको सही करके लिखना होगा। जैसे देखो, मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, इसमें गलती क्या है? इसमें उज्जवल गलत है। देखो, ऊ आधा जा, फिर आधा जा रहेगा, फिर वा रहेगा, फिर ला रहेगा। इसमें देखो क्या है? उज्जवल, ऊ आधा जा फिर बड़ा जा हो गया, नहीं नहीं नहीं, फुल जा नहीं रहेगा, आधा जा 2 बार रहेगा, बस अब सही है। उज्जवल, और ये दूसरा देखो, मीराबाई कृष्ण भक्त कवित्री हैं, कृष्ण भक्त
कवि है, मीराबाई कवित्री रहेगा, यहाँ पे कवि की जगह पर कवित्री कर दीजिएगा, क्योंकि लेडीज है तो वो कवित्री होंगी, ठीक है, पोएटेस। थर्ड, प्रतिमा को क्षमा मांगना चाहिए, नहीं नहीं नहीं, प्रतिमा हमारी लेडीज है तो मांगनी चाहिए, मांगना की जगह पर मांगनी कर दीजिएगा, मतलब यही नहीं लिखना है आपको, इसको सही करके लिखना है, ठीक है। चौथा देखिए, हमें सदैव हमेशा परिश्रम करना चाहिए, इसमें गलती क्या है देखो, सदैव और हमेशा दोनों वर्ड दे दिया गया है, जबकि दोनों सेम ही है, तो इसमें एक ही आपको लिखना है, चाहे आप सदैव लिखें चाहे हमेशा लिखें, ठीक है। तो इसमें से हम हमेशा को कट कर देते हैं, ठीक है, आपको कट नहीं करना है, वहां पे लिखना होगा, तो हमें सदैव परिश्रम करना चाहिए या हमें हमेशा परिश्रम करना चाहिए, दोनों में से एक ही रहेगा, दोनों आप यूज नहीं कर सकते, ठीक है। 12 नंबर देखिए, इसमें 2 ही करना था, मैंने चारों बताया है। 12 नंबर, अब ये टॉपिक जो है ये भी फिक्स होता है, मतलब फिक्स टॉपिक, हिंदी में बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो फिक्स हैं, ठीक है, ये भी उसी टॉपिक में से एक है, कौन, रस छंद अलंकार, ये 6 नंबर फिक्स होता है। तो इसका मैंने जो भी टॉपिक फिक्स है उसका पार्टिकुलर वीडियो मैंने अलग से भी बना रखा है, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, इसमें हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 12 का सबसे पहले रस आएगा, देखो, वीर रस अथवा हास्य रस का अस्थाई भाव के साथ उदाहरण अथवा परिभाषा लिखिए, 2 नंबर का ये रहेगा, ठीक है। वैसे यहाँ पे तो सिर्फ 2 ही पूछे जाएंगे, लेकिन मैंने आपको जो एक वीडियो बनाया है, मैंने 20 मिनट का ज्यादा से ज्यादा वीडियो होगा, रस छंद अलंकार इन 1 वीडियो, 1 शॉर्ट वीडियो, उसमें मैंने जितने भी रस हैं, जितने भी छंद है, जितने भी अलंकार हैं, सबको एक ही वीडियो में कंप्लीट कराया, तो जाकर देख लो, 20 मिनट में 6 नंबर कंप्लीट हो जाएगा, ऑफर ही ऑफर है, ठीक है। तो वीर रस या हास्य रस, दोनों में से किसी एक का अस्थाई भाव के साथ उदाहरण देकर परिभाषा लिखनी है। खा देखो, श्लेष अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण अथवा उदाहरण लिखिए, 2 नंबर, और छंद गा वाला, दोहा अथवा सोल्टा छंद का मात्रा सहित लक्षण तथा उदाहरण लिखिए, 2 नंबर। तो ये तीनों टॉपिक्स इन 1 वीडियो मैंने कंप्लीट करा रखा है। नेक्स्ट देखिए 13 नंबर, पत्र लेखन पे हम लोग आते हैं। देखो, दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित विज्ञापन के आधार पर संविदा सफाई कर्मी पद पर नियुक्ति हेतु संबंधित जनपद के जिलाधिकारी को एक आवेदन पत्र लिखो, 6 नंबर का आता है। अथवा लगाए, नहीं पता तो ये कर सकते हैं, किसी बैंक की स्थानीय शाखा प्रबंधक को अपनी पुस्तक की दुकान खोलने हेतु ऋण प्राप्ति के लिए एक आवेदन पत्र लिखना, मतलब दोनों में से किसी एक टॉपिक पर आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा देखो, पत्र लेखन का भी मैं स्पेशल वीडियो बना चुका हूं, 2-3 पत्र मैंने उस वीडियो में कंप्लीट कराया है। 14 नंबर, निबंध पे आते हैं। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखें, 9 नंबर का आएगा। फर्स्ट, पर्यावरण प्रदूषण, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, विद्यालयों में स्वास्थ्य शिक्षा का महत्व। थर्ड है शिक्षा का गिरता स्तर। फोर्थ है इंटरनेट लाभ और हानियां। और फिफ्थ है भारतीय कृषि एवं विज्ञान। अब निबंध में होता क्या है, कुछ नहीं, देखो इसमें क्या है कि आपको 2 हेडिंग जरूर डालना है। सबसे पहला प्रस्तावना हेडिंग रहेगा, प्रस्तावना, और दूसरा हेडिंग रहेगा उपसंहार, ठीक है। ये 2 हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बीच में आपको उससे रिलेटेड हेडिंग्स को डालना होगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा पूरा पेपर, यहीं पर हमारा फिनिश होगा। ये भी आपका खंड खा भी 50 नंबर का हो चुका है, खंड का 50 का था ही, कुल मिलाकर 100 नंबर का ये पूरा पेपर हो जाएगा। तो ये था आपका 12th हिंदी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर 22 फरवरी के लिए, ठीक है। तो इसको आप लोग पढ़ के जाइएगा, और पूरे पेपर का लगभग मैंने सॉल्यूशन भी कराया है, और भी बहुत सारे पेपर्स मैंने आपको प्रोवाइड कराया, सर्च करके देख लीजिएगा। तो आज का क्लास यहीं पर फिनिश होगा। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।